हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हिंदी में आप देखोगे तो बुक में लासा तेलिए का नियम लिखा रहता है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जनरली है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके इफ़ेक्ट को ये शो करेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, या जब आप उन फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को आप डिस्कस करोगे तो उस फैक्टर को चेंज करने से जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब होगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कोई भी लिखें, जैसे ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके अगर कोई प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं, ये हम इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इक्वल टू आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम जब फैक्टर को कोई भी चेंज करेंगे तो वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो सेम था उसको वो डिस्टर्ब करेगा। तो डिस्टर्ब करने की वजह से रिएक्शन किस डायरेक्शन में चला जाएगा उसी को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल इज व्हाट? इट इज जस्ट अ इफेक्ट ऑफ सर्टेन फैक्टर, and if a system is subjected to change any of the factor like temperature, concentration, pressure, etc., then equilibrium get disturbed and equilibrium proceed means readjust in such a way that to undo the effect of the change means इक्विलिब्रियम हमेशा डिस्टर्ब होके ऐसी डायरेक्शन में प्रोसीड होगा जिससे कि जो चेंज है उस चेंज को क्या कर सके, वो वैनिश कर सके, मीन्स उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सके। जैसे मान लो अगर कहीं आपने कोई कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो वो कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, अगर कंसंट्रेशन आपने कम किया तो उसको बढ़ाना चाहेगा, और इस वे में उसको कम या ज़्यादा करेगा जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिर से बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी के कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इक्वल टू आपने बोल दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो अब अगर आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे में यहाँ पे कोई रिएक्शन लिख दें ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब अगर आपने रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ए का बढ़ा दिया या बी का बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर करने के लिए क्या करेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो हम बोलेंगे रिएक्शन राइट साइड प्रोसीड हो जाएगा, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट कम हो जाएगा, फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैक जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसे अगर आपने रिएक्टेंट को बाहर निकाल दिया, यानी कुछ कंसंट्रेशन आपने इसका कम कर दिया, तो कम करोगे तो इनडायरेक्टली आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया है,
तब भी ये बैकवर्ड जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया तो इनडायरेक्टली आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट को चेक करना होता है। तो अगर इसके इफेक्ट को अगर हम लिखना चाहें तो जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, वो फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप डिक्रीज कर देते हो तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रिएक्टेंट बनाएगा, मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आप इंक्रीज कर देते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आप डिक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाता है। तो ये इफेक्ट हो गया कंसंट्रेशन का। जैसे इस पे हम अगर एक प्रॉब्लम कर लें, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है जिसमें H2 और Cl2 आपस में कंबाइन होकर 2HCl बना रहे हैं, और यहाँ पे जब इन सभी को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा और रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये आपको बताना है। तो अगर आपने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि अगर H2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो H2 को ऐड करने का मतलब हुआ आप रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो। रिएक्टेंट को जब बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर क्लोरीन आप ऐड कर देते हो तब भी आप रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर HCl को रिमूव कर रहे हो, यानी जो प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन को आप कम कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करोगे, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आप लिखोगे फॉरवर्ड चला जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जब जाता है तो उसको हम राइट साइड भी बोलते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट चलेगा, इसलिए आप राइट लिख सकते हो। और H2 को जब आप रिमूव करोगे मीन्स आप रिएक्टेंट को कम कर रहे हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, इसलिए आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे इफेक्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड फैक्टर हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या होता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन हमेशा ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। मीन्स रिएक्शन शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस। डजंट मैटर कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की तरफ कम है या फिर प्रोडक्ट की तरफ कम है। और ये जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा उधर शिफ्ट क्यों होगा उसको भी आप समझ लो। जो हम कंसंट्रेशन लिखते हैं वो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। और आपको पता है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कम होने लगता है, और प्रेशर को बढ़ाने से जब वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होता है उधर का कंसंट्रेशन कम रहता है, इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है। मीन्स जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है उधर ही रिएक्शन चला जाएगा। जैसे हम कोई रिएक्शन लिख दें N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3, तो ये जो रिएक्टेंट साइड है इसे नंबर ऑफ मोल्स अगर इधर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, 3 हाइड्रोजन के मोल्स और 1 नाइट्रोजन का मोल्स। और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 2। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन शिफ्ट होगा राइट साइड में, और राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, मोर NH3 विल फॉर्म। ठीक है, और अगर आपसे यही पूछ ले कि अगर प्रेशर को हम कम कर दें तो क्या होगा, तो प्रेशर कम करोगे तो उल्टा ही हिसाब हो जाएगा। तो जो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था अब वो ज़्यादा मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
क्योंकि प्रेशर कम करने से क्या होता है, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है, इसलिए कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगा। तो जिधर कंसंट्रेशन कम होगा उधर शिफ्ट होगा, इसलिए ये चला जाएगा लेफ्ट साइड। मीन्स आपका जो NH3 बना हुआ था वो NH3 कंज्यूम होने लगता है। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, कोई रिएक्शन आपके पास ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम है, जैसे अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन लिखा था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ठीक है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। अब जो थर्ड इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आप सब लोग जानते हो कि जो टेम्परेचर है वो रिएक्शन को दो अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर की खुद ज़रूरत होती है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हीट जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होंगे वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। तो जहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, मीन्स रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हीट जनरेट होगा, वहाँ पे अब आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, मीन्स रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको हीट चाहिए नहीं। तो अगर उस कंडीशन में आप हीट प्रोवाइड कर देते हो, मीन्स टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो, तो वो रिएक्शन की रेट को स्लो कर देता है। और रिएक्शन की रेट को स्लो करने का मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर इस कंडीशन में टेम्परेचर को आप डाउन करोगे तो वो रिएक्शन को फेवर करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन रिएक्शन अगर आपके पास एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब जिस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको हीट देनी है, मीन्स रिएक्शन को हीट की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उसको प्रॉपर हीट मिलता रहेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा, मीन्स प्रोडक्ट बनता रहेगा। उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को डाउन कर दोगे तो फिर रिएक्शन वहाँ पे बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है। और आप कैसे पता करोगे रिएक्शन में हीट निकल रहा है या हीट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप डेल्टा एच देखोगे, वहाँ पे डेल्टा एच मेंशन रहता है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे एनर्जी लिखा रहेगा। तो एनर्जी अगर प्लस में लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड तो समझ लेना कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और अगर ये प्लस में एनर्जी लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइड तो समझ लेना कि वो हीट रिलीज़ हो रहा है। तो इसी बेस पे आपको डिस्कस करना है। जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो रिएक्शन लिखे गए हैं, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में लिखी गई है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड ले जाना है तो टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा। तो अगर आप टेम्परेचर को हाई करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, बैक चला जाएगा। और अगर टेम्परेचर को आप डाउन रखोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ एनर्जी प्लस में लिखा गया है, मीन्स इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। मीन्स ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपको पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे रिएक्शन फेवर करेगा, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। और टेम्परेचर को डाउन करने से ये बैक डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। तो सेम ऐसे टेम्परेचर का आपको इफ़ेक्ट लिखना है। चलिए अगले इफ़ेक्ट पे चलते हैं।
तो अगला हमको देखना है इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आप सबको पता है, कैटलिस्ट सर्टेन केमिकल्स होते हैं, उनको जब रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर ऐड किया जाता है तो वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करें और हमने इसमें कैटलिस्ट अगर डाल दिया तो क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को ये बढ़ा देता है। तो जब रिएक्शन की रेट को ये बढ़ाएगा तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है उसकी भी रेट को बढ़ाएगा, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है उसकी भी रेट को बढ़ाएगा, और दोनों की रेट को सेम एक्सटेंट में ये बढ़ाता है। इसलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये करता क्या है, जो इक्विलिब्रियम किसी पर्टिकुलर टाइम पे सेट होने वाला था उस इक्विलिब्रियम को टाइम से पहले ही ये शिफ्ट करा देगा, मीन्स सेट करा देगा। ये केवल इतना कर सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैटलिस्ट ओनली स्टेबलाइज द इक्विलिब्रियम अर्लियर by increasing the rate of forward and backward reaction. Catalyst never change the equilibrium constant. इसलिए कैटलिस्ट के चेंज से आप लिखोगे हमेशा देयर इज नो इफेक्ट, यानी कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगला इफेक्ट। तो अगला इफेक्ट हमको इनर्ट गैस का जो एडिशन है उसका चेक करना है। मीन्स किसी रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर अगर हम इनर्ट गैस को ऐड कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इनर्ट गैस का मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा कोई भी गैस जो नॉन रिएक्टिंग होगा, और जब कोई गैस नॉन रिएक्टिंग होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इनर्ट गैस का इफेक्ट पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि हम उस इनर्ट गैस को किस कंडीशन में ऐड कर रहे हैं। इनर्ट गैस को जनरली दो अलग अलग कंडीशन में ऐड किया जाता है। पहला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको अगर ये मेंशन रहेगा कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है या कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो इफेक्ट आपको बताया जा रहा है उसको लिखोगे। अदरवाइज अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं देता, केवल इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस पूछा जाएगा, तो आप बोल देना कि इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनर्ट गैस रिएक्शन के अंदर रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर आप किसी भी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो तो उसका क्या होता है, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, इसलिए आप लिखोगे नो इफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर तो बदलने वाला है नहीं, और आप इनर्ट गैस को ऐड कर देते हो। तो इनर्ट गैस को ऐड करने से पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी उनका कम हो जाता है, क्योंकि कुछ स्पेस तो इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल भी कवर कर लेते हैं। इसलिए रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है, मीन्स प्रेशर का ठीक उल्टा हिसाब यहाँ पे होगा। रिएक्शन प्रोसीड इन सच डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज मोर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जिस पे हम सभी इफेक्ट को एक साथ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है और ये सभी इफेक्ट आपको बताने हैं।
पहला है इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर से आपको पता है रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम रहेगा। इधर नंबर ऑफ मोल्स टोटल है 3, इधर नंबर ऑफ मोल्स है 2, इसलिए आप लिखोगे फॉरवर्ड चला जाएगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक दिख रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एक्सोथर्मिक के लिए बैकवर्ड हो जाता है, इसलिए बैकवर्ड। एडिंग O2, आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को ऐड कर रहे हो इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर SO2 को आप रिमूव कर दोगे तो आप रिएक्टेंट को कम कर रहे हो, रिएक्टेंट को कम करोगे तो रिएक्टेंट और बनेगा, मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। अगर आप कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हो तो कैटलिस्ट को ऐड करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए नो इफ़ेक्ट। अगर आप यहाँ पे इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको पता है नो इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इसको ऐड करते हो तो हमेशा रिएक्शन शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा, इसलिए रिएक्शन चला जाएगा बैकवर्ड। तो ये पूरा ली-चैटलर प्रिंसिपल है। और ली-चैटलर प्रिंसिपल हमेशा क्या बताता है कि अगर आप कोई भी फैक्टर यहाँ पे चेक करते हो उसके इफ़ेक्ट को, तो हमेशा वो रिएक्शन को ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट कराता है जिससे कि वो उस फैक्टर से होने वाले चेंज का जो भी इफ़ेक्ट होगा उसको वैनिश कर दे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू।